आज से यूनिट शुरू हो रही है अपनी जेनेटिक्स। पहले तो ये समझो ना जेनेटिक्स में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स एक क्वेश्चन पक्का आएगा ना आदि इसमें से। उसके बाद में जीनोम मैपिंग, इसमें आता है आपका 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस, इसी में आता है आपका टेट्राड। अच्छे नोट्स बनाने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, पता है क्या? जो बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उनके नोट्स को पढ़ के दूसरों का सिलेक्शन हो जाता है। पिछली बार इस जीनोम मैपिंग में से कितने क्वेश्चन आए बताए? 5 क्वेश्चन, बाकी कहीं से क्वेश्चन ही नहीं दिए, सारे क्वेश्चन जीनोम मैपिंग में से डाल दिए। बैक्टीरियल जेनेटिक्स भी होती है ना, इसमें आता है आपका एक तो आता है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, दूसरा आता है इसमें जीन ऑर्डर। ट्रांसडक्शन के बेसिस पे आपको है ना जीन ऑर्डर निकलवाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका किसका? कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का। पेडिग्री एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक क्वेश्चन पक्का म्यूटेशन से आएगा। और आपको जेनेटिक्स में करने कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन अगर आप किसी भी यूनिट में कर लेते हो तो मान लो आपके उस यूनिट का पढ़ने का टारगेट कंप्लीट हो गया। किसी भी यूनिट में अगर आप 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने हो गए वैसे? ये तो किस क्वेश्चन 5 से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। यहाँ से एक फिक्स है, यहाँ से पिछली बार 5 आए तो 2 क्वेश्चन आने चाहिए ना इस बार भी। और 2 क्वेश्चन ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स हो गए, पेडिग्री का हो गया और म्यूटेशन का हो गया। ये फिक्स है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और आपका इसी में क्रीलॉक सिस्टम होगा तो इसी में करवा देंगे। ये ट्रांसलोकेशन का सिस्टम होता है ना, क्रीलॉक सिस्टम। और ये साथ में एक टॉपिक है ट्रांसपोजन नाम से। RDBNUREC वैसे इकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन अपन उसको जेनेटिक्स में ही पढ़ा देंगे, है ना। यहाँ से तो आपको पता ही होगा, एक भी ईयर अभी मिस नहीं हुई इसमें से जहाँ पे RDBNUREC का क्वेश्चन नहीं आया हो। जीनोम मैपिंग में से फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। RDBNUREC से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेडिग्री का क्वेश्चन हर बार आ रहा है और म्यूटेशन का क्वेश्चन भी हर बार आ रहा है। और मेंडेलियन जेनेटिक्स ऐसे तो बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है, उसमें से आएगा ही आएगा ना मेंडेलियन जेनेटिक्स में से। क्या अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करवाते हैं हम वैसे भी, तो आपको पता लग जाएगा ना किस टाइप के हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो तो करवाएंगे वैसे, तो आपको पता लग जाएगा ना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉर्निंग बैच वालों की ये रह गई है प्रकाश, है ना, ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स आपको नहीं करवाई ना। वो जीन ऑर्डर नहीं करवाया अभी, कॉम्प्लीमेंटेशन तो करवा दिया था ना। जीन ऑर्डर करवा दिया था।
पाँच यूनिट भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 5 में 25 हो गया, और 25 ही करने रहते हो अपने को बस। ऐसे ही 5 यूनिट कर लो जिनके क्वेश्चन आपसे सही होते हैं मैक्सिमम केस में ना। जैसे डेप बायो आपने देख लिया कि पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, उसको रटना पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब करने बैठोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे बस आपसे। कई बार होता है ना, तो जैसे करेले का जूस पीने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत करता है ना। ये जो है ना करेले का जूस जो है ना केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, बल्कि आदमी की जीने की इच्छा भी कम कर देता है। आपको रोज़ाना करेले का जूस पिलाया जाए। सरोज लिख लिया। तो ये पोर्शन अपने को कवर करना है ना इसमें। ये जैसे ये बहुत माइनर टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है फिर भी। म्यूटेशन तो फिर भी है ना एक बड़ा टॉपिक है म्यूटेशन वाला। तो हार्डी बिनरक तो आपने वैसे इकोलॉजी में पढ़ लिया होगा। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स से शुरुआत कर लेते हैं। एक टर्म आता है जीन, और का नाम तो सुना सुना सा होगा ना, जीन। और जीन से ही मिलता जुलता होता है एलील। वैसे जीन शब्द को किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था जीन शब्द? मेंडल के टाइम पे जीन थी या नहीं थी? मेंडल के टाइम पे जीन थी नहीं, कुछ नाम अलग था उसका, है ना। जीन तो थी लेकिन नाम उसका कुछ अलग था। मेंडल ने एक्चुअल में इसको क्या बोला था? इसको बोला था मेंडल ने फैक्टर। फिर बाद में जॉनसन नाम का साइंटिस्ट आया। कौन आया? जॉनसन। और जॉनसन ने क्या नाम दे दिया फैक्टर को? जीन और जीनोटाइप, है ना, दोनों ही किसने दिए थे? जॉनसन ने दिए थे। थोड़ा सा समझते हैं ना कि जीन और एलील में क्या डिफरेंट होता है। ये क्या बनाया मैंने? एक क्रोमोजोम बनाया है। क्रोमोजोम के ऊपर आपको पता है क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, A, T, C, G, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? जीन बनाते हैं। जीन एक्चुअल में किसको बोलते हैं मीनू? जीन है क्या एक्चुअल में? जीन क्या होती है? जिसका क्या हो? ट्रांसक्रिप्शन हो और उससे क्या बने? mRNA। एक्चुअल में कोई सा भी RNA बने उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन ही बोलेंगे। ये आपने पढ़ रखा हो कि DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन DNA से जब tRNA बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको? तब भी क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। इसका मतलब कोई सा भी RNA बने उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। फिर आगे जाके इसका mRNA का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, उससे क्या बनेगी? एक प्रोटीन बनेगी। तो जीन क्या हुई? जिसका क्या हो? ट्रांसक्रिप्शन हो। ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बने और mRNA आगे जाके ट्रांसलेशन से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। जीन जो होती है इसके ऊपर 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन, कोडिंग रीजन और टर्मिनेटर रीजन। कितने रीजन होते हैं जीन के ऊपर? 3, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर। अब अपन ने mRNA बना लिया, प्रोटीन बना लिया। अब ये प्रोटीन क्या करेगी? किसी फिनोटाइप को डिसाइड करेगी। ये प्रोटीन कोई ना कोई फिनोटाइप बना के जाएगी। जैसे कि सपोज करो आपकी आई बनाई, तो आई बनाने के लिए जो प्रोटीन आई है वो भी किसी ना किसी जीन ने बनाई होंगी। किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ट्रांसलेशन हुआ होगा, तब जाके प्रोटीन बनी और प्रोटीन ने जाके आई बनाई। अब फिनोटाइप हो गया आई बनाना। जब कोई प्रोटीन आई बना के जाती है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो जीन है ये आई बना के जाती है। अब आई का जो है कोई कलर फिक्स है कि ब्लैक ही होगी या ब्राउन होगी? ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है।
तो देखो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो इसका कोडिंग रीजन है उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या था, GAATTGTCTG था, कुछ भी अपने मन से लिख लिया अपन ने। और ये जो जीन है अभी इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनी है वो आई बना के जाती है। लेकिन जब अपन ने देखा कि उस आई का कलर कैसा था, ब्लैक कलर की आई बनी। फिर अपन ने क्या देखा दिया, एक कोई दूसरा मेंबर था, उस मेंबर में क्या हो गया, टाइम के साथ में जो यहाँ पे क्या था GAATTGTCTG, किसी दूसरे मेंबर में क्या हो गया, इसमें से किसी एक न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन से सपोज करो यहाँ पे जो G था इसकी जगह पे क्या आ गया, C आ गया। ये जो G दिख रहा है आपको ये वाला, इसकी जगह पे म्यूटेशन से क्या हो गया है, C हो गया है। अभी अपन ने क्या देखा, इसका भी वही ट्रांसक्रिप्शन होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा। mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। अब ये जो प्रोटीन है ये अभी भी क्या बना के जाती है, आई बना के जाती है। इस प्रोटीन ने वापस से क्या बनाई, आई बनाई। लेकिन इस बार जो आई बनी उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। इस बार पहले ब्लैक आई बन रही थी, इस बार ब्लू आई बनने लग गई। तो अभी भी अपन अगर ब्रॉड लेवल पे उसका फिनोटाइप देखेंगे तो अभी भी बन तो रही है आई, लेकिन एक जो फिनोटाइप या करैक्टर होता है उसके दो ट्रेट माने गए हैं। एक करैक्टर के कितने ट्रेट होते हैं, दो ट्रेट होते हैं। जैसे ये फिक्स नहीं है, दो ही ट्रेट होंगे। अगर अपन किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तब एक करैक्टर के दो ट्रेट होते हैं। लेकिन क्या एक पॉपुलेशन में दो ही कलर की आई मिलेंगी, ये कोई फिक्स नहीं है। ब्लैक भी मिल सकती है, ब्लू भी मिल सकती है और ब्राउन भी मिल सकती है। ऐसे अपन बोलते हैं कि एक जीन के दो अलील होते हैं, क्या ये फिक्स है? नहीं है। एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे तब तो एक जीन के दो अलील होते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन लेवल पर देखेंगे तो एक जीन के बहुत सारे अलील हो सकते हैं। तो अभी देखो ये एक जीन बोला था हमने, इसको जीन ने क्या बनाया, आई बनाई। पहले कैसी कलर की आई बन रही थी, ब्लैक कलर की आई बन रही थी। और अभी एक छोटा सा पॉइंट म्यूटेशन हो गया, इसको पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हैं। एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, बनी तो अभी भी आई लेकिन अब कैसे कलर की बनने लग गई, ब्लू कलर की बनने लग गई। तो एक्चुअल में ये जो दोनों पोर्शन हैं एक दूसरे के होमोलोगस हैं। अभी इनको अपन बोलेंगे जीन। जब तक अपने को ये नहीं पता हो कि ये कौन सा ट्रेट बना के जाएगी, उसका केवल अपने को करैक्टर पता हो, ट्रेट पता नहीं हो, तब तक तो उसका नाम रहेगा जीन। जब अपने को उसका ट्रेट भी पता लग जाए तब उसका नाम क्या हो जाएगा, एलील हो जाएगा नाम। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एलील हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एलील हो जाएंगे। दोनों का काम तो है आई बनाना, लेकिन एक ब्लैक आई बनाती है और एक ब्लू आई बनाती है। तो यहाँ पे जो आई है, आई करैक्टर है या ट्रेट है? करैक्टर एक ब्रॉड टर्म होता है और ट्रेट छोटा होता है। ये तो क्या है, करैक्टर, और ये ट्रेट। ऐसे ही यहाँ पे ये आई क्या है, करैक्टर है और ये ट्रेट है। ऐसे ही अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स में पौधे की लंबाई के केस में देखते हैं, तो वहाँ पे जो हाइट है वो तो क्या है, करैक्टर है। और मैंने बोल दिया कि लंबा प्लांट, अब क्या हो गया, वो उस हाइट के लिए ट्रेट हो गया। मैंने बोल दिया डॉर्फ प्लांट, तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। और मैं ओनली बोलता कि कोई हाइट का प्लांट है, प्लांट की हाइट। ऐसे ही मैं बोला कि कोई 5.5 फीट का आदमी, इसका मतलब करैक्टर या ट्रेट है। अब मैंने हाइट का वो भी बता दिया ना कितने फिट का है वो, तो क्या हो गया, ट्रेट हो गया। समझ में आ गई बात? तो जब तक अपने को उसका ट्रेट नहीं पता हो, केवल करैक्टर पता हो, मैंने बोल दिया कि एक प्लांट बनता है तो प्लांट की हाइट के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको मैं जीन बोलूँगा या अलील बोलूँगा? अभी उसको जीन बोलूँगा। लेकिन मैंने बोला कि एक लॉन्ग प्लांट मिला अपने को, इसका मतलब क्या होगी, अब एलील हो गई। तो जीन तो किसको डिसाइड करती है, करैक्टर को, और एलील किसको डिसाइड करती है, ट्रेट को। आगे बात समझ में? तो जीन एक ब्रॉड टर्म है और करैक्टर और उसका ट्रेट छोटा टर्म है। ऐसे ही जीन, एलील और करैक्टर, ट्रेट। आगे बात समझ में? इसको छाप लो, फिर लिखा मैं दूंगा ना क्या लिखना है इसमें। वैसे आपने पढ़ा होगा ना कि जो एलील होते हैं वो
एक जीन के 2 विपर्यासी प्रारूप होते हैं, ऐसे ही पढ़ा होगा ना। इसको वो कर दूँ। हाँ, अब लिखो क्या लिखना है इसमें, लिखो जीन इज ए ब्रॉड टर्म, जीन इज ए ब्रॉड टर्म, जीन इज ए ब्रॉड टर्म एंड एलील इज ए नैरो टर्म। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने, तो संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, नहीं पढ़ा ऐसा? और क्या लिखोगे, जीन डिसाइड्स करेक्टर, जीन डिसाइड्स करेक्टर। एंड एलील डिसाइड्स ट्रेट। एलील्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, एलील्स में बी डोमिनेंट्स और रिसेसिव। हाँ, अब डोमिनेंट का क्या लिखोगे, डोमिनेंट एलील क्या होती है? चल डोमिनेंट तो छोड़ो, है ना, बाइड लिख लो आप, डोमिनेंट तो अभी आगे पढ़ेंगे तब आएगा, ये लिख लिया, बाइड लिख लो, बाइड, बाइल्ड टाइप पढ़ा होगा ना आपने, जंगली नहीं पढ़ा, जंगली, हाँ बाइल्ड। बाइल्ड क्या होती है, मतलब कोई ऐसा फिनोटाइप जो किसी पॉपुलेशन में ज़्यादातर मिलता है, अधिकतर मिलता है ना, उस फिनोटाइप को अपन बोलते हैं बाइल्ड फिनोटाइप। बाइल्ड के आगे लिख लो क्या लिखोगे, फिनोटाइप प्रीवेलेंट इन पॉपुलेशन। प्रीवेलेंट इन पॉपुलेशन क्या होता है सरोज? बाइल्ड का मतलब जो किसी पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलता है ना, उसको बाइल्ड बोलते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि ब्लैक आइज है, ये यहाँ के लिए बाइल्ड फिनोटाइप है, लेकिन किसी पॉपुलेशन में सब अगर ब्लू आइज वाले मिलते हैं तो वहाँ पे वो बाइल्ड हो जाएगा, और ये ब्लैक आइज म्यूटेट फिनोटाइप हो जाएगा। तो एक होता है बाइल्ड और एक होता है म्यूटेट, मतलब जिन नंबर में कम मिलते हैं तो उनको अपन बोलते हैं म्यूटेट। समझ में आ गई बात? तो अपने यहाँ पे ब्लैक आइज बाइल्ड फिनोटाइप है, लेकिन जैसे जर्मन वगैरह में वो हिटलर वगैरह था ना, जैसे वहाँ उसने बोल दिया था ना कि केवल नीली आंखों वाले जर्मन आर लोगों को जीने का अधिकार है बस, तो बाकी सबको ख़त्म कर दिया था ना, तो वहाँ पे ब्लैक आइज क्या हो जाएंगी, म्यूटेट फिनोटाइप हो जाएंगी। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था उसने, हिटलर ने। अच्छा, अब जो डोमिनेंट एलील होती है उसको अपन नॉर्मली कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से शो करेंगे। तो अपन हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं? अपन डिप्लॉइड हैं। इसका मतलब ये है कि अपने में हर क्रोमोसोम 2 बार मिलता है। जैसे ये 46 क्रोमोसोम हो गए, तो 1 नंबर का क्रोमोसोम कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। ऐसे ही सेकंड नंबर का भी और थर्ड नंबर वाला भी 2 बार मिलेगा ना। ये होती है डिप्लॉइड कंडीशन ना। एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड, और एक होता है मोनोप्लॉइड।
तो हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड जो है हादिया एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में भी बात करें ना, तो मैं बोलता हूँ कि हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। और मोनोप्लॉइड में? मोनोप्लॉइड में क्या होगा? एक चार कितने होंगे मोनोप्लॉइड में बताओ? कोई एक बात पे तो टिक नहीं रहे आप लोग, सब अलग अलग बता रहे हो। क्या? चलो थोड़ा सा मैं इसमें आपको अभी आइडिया देता हूँ ना क्या होता है। देखो डिप्लॉइड तो क्या होता है, जब हर क्रोमोसोम 2 बार मिले तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में, जैसे अब मेल की बात करें तो मेल में क्या सभी क्रोमोसोम 2 बार मिलते हैं? नहीं मिलते। तो मेल डिप्लॉइड कैसे हुआ फिर? नहीं हुआ ना डिप्लॉइड, जबकि अपन तो पढ़ते आ रहे हैं डिप्लॉइड होता है। और फीमेल डिप्लॉइड होती है नहीं होती? फीमेल तो डिप्लॉइड होती है ना। जैसे फीमेल में बात करें तो 22 तो ऑटोसोम हो गए प्लस XX, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनका भी पेयर होता है। तो फीमेल तो डिप्लॉयड है। लेकिन मेल में बात करें तो मेल में 22 जो ऑटोसोम है वो तो पेयर में है, लेकिन X और Y इनकी कोई पेयरिंग नहीं है, तो मेल डिप्लॉयड नहीं हो सकता। और जिसमें सभी क्रोमोसोम डिप्लॉयड नहीं हो सकते उसमें मियोसिस डिवीजन भी नहीं हो सकता। मतलब मियोसिस डिवीजन करने के लिए क्रोमोसोम की पेयरिंग ज़रूरी होती है, और जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। तो मेल में मियोसिस होता है या नहीं होता? होता तो है। तो कौन सी बात गलत है फिर? देखो ऑटोसोम तो पेयर करते हैं सब, है ना, सब के सब डिप्लॉयड हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है X और Y अलग अलग हैं दोनों, और जब तक पेयरिंग नहीं करेंगे ये भी तब तक मियोसिस डिवीजन नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या हुआ फिर, जैसे ये जो X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है, इन दोनों पे एक कॉमन रीजन पाया जाता है। इस कॉमन रीजन से क्या करते हैं दोनों, ये पेयरिंग करते हैं। ये रीजन दोनों पर कैसा है, कॉमन रीजन है। इस रीजन का नाम होता है पार रीजन। क्या नाम है इसका? पार रीजन होता है। इसकी वजह से दोनों क्या कर पाते हैं, पेयरिंग कर पाते हैं। बाकी सब जीन क्या होती हैं दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। इसको बोलते हैं स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। इसकी वजह से दोनों X और Y क्या कर पाते हैं, पेयरिंग कर पाते हैं, तब जाके इनमें मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। और ऐसी कंडीशन को जिसमें सभी क्रोमोसोम तो डिप्लॉयड हैं लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के लिए बोलते हैं अपन हेमीजाइगस। तो मेल एक्चुअल में क्या है, हेमीजाइगस है ना, और फीमेल डिप्लॉयड है ना सभी क्रोमोसोम के लिए। तो डिप्लॉयड समझ में आ गया, हेमीजाइगस समझ में आ गया। एक टर्म और आता है इससे मिलता जुलता, चलो पहले हैप्लॉयड ही समझा दो ना आपको। हैप्लॉयड क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम मिलते हैं उसका जस्ट आधा कर दो। आधे का मतलब है जो भी उसका गैमेट बनेगा उसको अपन बोलते हैं हैप्लॉयड। तो जितने क्रोमोसोम गैमेट में पाए जाएंगे उसको बोलेंगे अपन हैप्लॉयड। और मोनोप्लॉयड क्या होता है, मोनोप्लॉयड भी बताओ क्या होता है? क्या? सिंगल ही रहते हैं। तो देखो हैप्लॉयड मोनोप्लॉयड में थोड़ा सा डिफरेंट है ना। मोनोप्लॉयड का मतलब है हर क्रोमोसोम एक बार मिले, उसको बोलते हैं मोनोप्लॉयड। तो जैसे मेल या फीमेल के केसेस में बात कर लें तो कितने हो जाएंगे मोनोप्लॉयड में? हर क्रोमोसोम एक बार ही मिलना चाहिए। हाँ, मतलब उसको एक सेट बोलते हैं। पूरे क्रोमोसोम एक एक बार मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम का एक सेट बोलते हैं। जैसे अपन 2n मतलब 40 हैं, इसका मतलब अपने में क्रोमोसोम के 2 सेट मिलते हैं हर क्रोमोसोम का, है ना। तो जैसे अपन बात करें मेल के केसेस में या फीमेल ह्यूमन के केसेस में, तो हैप्लॉयड और मोनोप्लॉयड एक ही होता है, क्योंकि हैप्लॉयड में भी वही 23 क्रोमोसोम होंगे और
मोनोप्लॉइड बनाओगे तब भी 23 होंगे, हर क्रोमोसोम एक एक बार रखोगे तब भी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिप्लॉइड नहीं होके टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड होते हैं। जैसे अगर व्हीट की बात करें, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 42 क्रोमोसोम। इसमें एक्चुअल में जब अपन ने देखा तो इसमें ओनली 7 टाइप के ही क्रोमोसोम हैं बस। कितने टाइप के हैं? हर क्रोमोसोम कितनी बार मिलता है इसमें? 6 बार मिलता है। मतलब व्हीट जो है ये कौन सा प्लॉइड होता है? हेक्साप्लॉइड। अपन तो डिप्लॉइड हैं और व्हीट में हर क्रोमोसोम कितनी बार मिलता है? 6 बार मिलता है, इसलिए व्हीट हेक्साप्लॉइड है। तो जब इसका आप गैमेट बनाओगे तो उसमें आदिया कितने क्रोमोसोम आने चाहिए गैमेट में? जस्ट आप तो कितना हो जाएगा गैमेट में? 21 क्रोमोसोम। ये तो हो गया इसका गैमेट। लेकिन जब आप बनाओगे मोनोप्लॉइड तो मोनोप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम आएंगे? हर क्रोमोसोम एक एक बार आना चाहिए, तो कितने आएंगे? 7 टाइप के हैं ना, 7 आएंगे ना। सेवन क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात अब? तो ह्यूमन के लिए या कोई भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बात करोगे तब तो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड सेम है। लेकिन अगर किसी का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए कहानी अलग हो जाएगी, है ना। और प्लॉइडी लेवल जो है आपको हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड मिलेगा ना, ऐसे ऑड नंबर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑड नंबर में क्रोमोसोम आ गए तो फिर से पेयरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। मियोसिस डिवीजन करने के लिए क्रोमोसोम की पेयरिंग ज़रूरी है। तो 2 की, 4 की, 6 की, 8 की तो हो सकती है, बाकी 3, 5, 7 की पेयरिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्लॉइडी लेवल आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो वो अपन ने हाइब्रिड के थ्रू बनाया होगा, वो आगे अपनी प्रोजेनी नहीं बना पाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे ही अपन ने इंट्राजीनस हाइब्रिडाइजेशन भी करके देख लिया है ना, जिसमें नाम सुना हुआ आपने, रैफेनोब्रेस का सुना है? रैफेनोब्रेस का नाम नहीं सुना? अभी बताऊंगा ना रैफेनोब्रेस का को। तो ये व्हीट वाला समझ में आ गया। हैप्लॉइड का मतलब तो क्या है? हाफ ऑफ क्रोमोसोम। जो भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम मिलते हैं उसका आधा करना है। और मोनोप्लॉइड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का सिंगल सेट। तो गेहूं के लिए मोनोप्लॉइड में तो 7 क्रोमोसोम होंगे और हैप्लॉइड में 21 क्रोमोसोम होंगे। मोनोप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया, और क्या बचा? हेमीजाइगस भी हो गया। हेमीजाइगस हो गया। एक होता है मीरोजाइगोट। ये भी सुना है क्या आपने? मीरोजाइगोट या मीरोडिप्लॉइड। आदिया, ये नाम सुना सा है या सुना सा है? सुना है। तो क्या होता है मीरोडिप्लॉइड? क्या होता है आदिया मीरोडिप्लॉइड? नया क्या होगा मीरोडिप्लॉइड? नहीं सुना? मीरो और मीजो अलग होता है, मीरो अलग होता है। किसने सुना हुआ है तो नाम? ये सुना हुआ है। दिलीप, क्या होता है मीरोडिप्लॉइड? आपको तो बताया था मैंने। देखो क्या होता है ना मीरोडिप्लॉइड। जैसे देखो सपोज करो ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया डिप्लॉइड तो नहीं होता ना। ये बैक्टीरिया डिप्लॉइड नहीं होता है ना। बैक्टीरिया में हर जीन एक बार ही मिलती है। और ये बैक्टीरिया के कुछ प्लाज्मिड वगैरह भी है ना, और ये इसका मेन जीनोम हो गया। सपोज करो बैक्टीरिया के पास में भी 1000 जीन है। ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है, इसमें भी इसके प्लाज्मिड होंगे और इसका मेन जीनोम होगा। ये ए कॉलोनी है बैक्टीरिया की, ये बी कॉलोनी है बैक्टीरिया की। कई बार क्या होता है कि ये प्लाज्मिड जो है इसके साथ में मेन जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। तो फिर जब वहाँ से डिटैच होता है, अलग होता है, तो उसके मेन जीनोम की कुछ जीन अपने साथ में लेके आ जाता है। तो अभी
इसको थोड़ा अपन बना लेते हैं, अलग कलर में बना लेते हैं ना इस वाले को। तो अभी क्या हुआ था कि ये इसका प्लाज्मिड था, इसके मेन जीनोम के साथ में अटैच हुआ और उससे जब अलग हुआ तो उसके मेन जीनोम की कुछ जीन इस प्लाज्मिड में आ गई। अब क्या होगा, ये दो बैक्टीरिया थे, इनका कॉन्जुगेशन हुआ, तो अब हो सकता है कि इसने वो प्लाज्मिड इधर ट्रांसफ़र कर दिया। जब इसमें वो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर देगा तो आफ्टर कॉन्जुगेशन ये तो बैक्टीरिया ऐसे रहा, लेकिन इस बैक्टीरिया में क्या हुआ, दूसरे वाले में इसके खुद के प्लाज्मिड थे, इसका मेन जीनोम भी था, लेकिन इधर से प्लाज्मिड आ गया जिसमें कुछ जीन इस बैक्टीरिया की आ गई। अब पर्टिकुलर इन जीन के लिए जितनी भी जीन ये यहाँ से लेके आया होगा, उन जीन के लिए बैक्टीरिया क्या हो गया जाने में, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड हो गया, क्योंकि खुद तो पहले से मिलती थी इसमें, और साथ में कुछ जीन 8-10 जीन इधर से और लेके आ गया। तो पर्टिकुलर कुछ जीन के लिए बैक्टीरिया क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, मीरो डिप्लॉइड। मीरो का मतलब होता है खंड, फ्रैगमेंट, पार्ट। समझ में आ गई बात? तो जब कुछ जीन के लिए बैक्टीरिया क्या हो जाए, डिप्लॉइड हो जाए। डिप्लॉयड फॉर फ्यू जीन्स, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मीरो जायगोट या मीरो डिप्लॉयड। आगे बात समझ में? तो जितना समझ में आ गया उतना छाप लिया जाए इसको, फिर कर दो। देखो अब क्या क्या बताया आपको मंजू, डिप्लॉयड समझ में आ गया, जब सभी जीन के लिए क्या हो, डबल, हर जीन 2 बार मिले। हैप्लॉयड मतलब हर जीन 1 बार मिले, हाफ मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम होते हैं उसके जस्ट हाफ। और मोनोप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम 1 ही बार मिले, है ना। जैसे डिप्लॉइड के लिए तो ये दोनों एक ही बात होती है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म का प्लॉइडी लेवल 2 से ज़्यादा होता है, अलग अलग होता है ना दोनों का मतलब। जैसे गेहूं के केस में अपन ने देखा, क्या देखा, व्हीट में 42 क्रोमोसोम है, लेकिन हर क्रोमोसोम कितनी बार मिलता है, उसमें 6 बार मिलता है, इसलिए गेहूं कैसा है, हेक्साप्लॉइड है। और फिर देखा अपन ने फीमेल के केस में, देखा फीमेल में तो हर क्रोमोसोम 2 बार आता है, लेकिन मेल में ऑटोसोम तो सभी पेयर बनाते हैं, लेकिन एक्स और वाई क्रोमोसोम कैसे पेयर बनाएंगे, दोनों के ऊपर एक कॉमन रीजन होता है जो ऑटोसोम की तरह बिहेव करता है, उस रीजन को नाम क्या देते हैं अपन, पार रीजन, है ना, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हेमीजाइगस कंडीशन। फिर आया आपका मीरो जायगोट या मीरो डिप्लॉयड। इसमें क्या था, ये कोई बैक्टीरिया था दिलीप, है ना, यहाँ पे ये कोई दूसरा बैक्टीरिया था। इसमें क्या हुआ कि इसका प्लाज्मिड इसके मेन जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो गया, जब वहाँ से अलग हुआ तो उसकी कुछ जीन अपने साथ में लेके आ गया। जब इन 2 बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन होगा और ये प्लाज्मिड अगर ट्रांसफ़र हो जाए इधर कॉन्जुगेशन के टाइम पे, तो पर्टिकुलर कुछ जीन के लिए, जो जीन बैक्टीरिया यहाँ से मेन जीनोम से लेके गया था ये वाला प्लाज्मिड, उन जीन के लिए बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ये वाला डिप्लॉयड हो जाएगा। तो कुछ जीन के लिए जब डिप्लॉयड होता है तो उसको बोलते हैं मीरो डिप्लॉयड। तो देखो मीरो डिप्लॉयड में और हेमीजाइगस में ये डिफरेंट है कि इसमें तो सभी जीन के लिए डबल होता है, केवल कुछ जीन के लिए डबल नहीं होता, उसको तो बोलते हैं हेमीजाइगस। इसमें केवल कुछ जीन के लिए क्या होगा, डबल होगा, उसको बोलते हैं मीरो डिप्लॉयड या मीरो जायगोट। और ये समझ में आ गया रैफेनोब्रेस का। इसमें साइंटिस्ट ने 2 अलग अलग वंश के स्पीसीज का क्या कराया था, हाइब्रिड बनाया था। अब उनकी सोच तो क्या थी कि ऊपर तो क्या लगे गोभी और नीचे मूली, लेकिन हुआ क्या, ऊपर तो मूली के पत्ते और नीचे गोभी की जड़, जो किसी काम का नहीं रहा फिर, है ना, हाइब्रिड ये वाला। बाकी ऐसे वो तो बन गए प्लांट जिसमें नीचे तो लगते हैं आलू और ऊपर लगते हैं टमाटर। दिलीप ऐसा पेड़ तो बन गया प्लांट जिसमें नीचे तो आलू लगेंगे और ऊपर, हाँ
देखो ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया ना, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर कोई जीन की ए अलील मिलती है, यहाँ पे बी अलील मिलती है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे स्मॉल डी, ये ई मान लो, है ना। ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर हो गया। यहाँ पे मिला कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। तो पर्टिकुलर अपन अगर ए एलील के लिए बात करें दोनों में, तो ए एलील के लिए दोनों क्रोमोसोम कैसे, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, और डोमिनेंट या रिसेसिव, डोमिनेंट, इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। ये कैसा है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन रिसेसिव या डोमिनेंट, रिसेसिव। तो ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। और ये कंडीशन कैसी है, ये है हेट्रोजाइगस। तो एक्चुअल में अपन बोलते हैं ना कि जैसे रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम या कोई सा भी क्रोमोसोम बोलते हैं, एक्चुअल में क्रोमोसोम रिसेसिव या डोमिनेंट नहीं होता, उस पर पाई जाने वाली जो जीन या एलील हैं वो क्या होती हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव होती हैं। क्योंकि देखो ये क्रोमोसोम है ना, ये इसी एक ही क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील भी मिलती हैं और इसी पे रिसेसिव एलील भी मिलती है। तो एक्चुअल में रिसेसिव डोमिनेंट क्या होता है, किसी क्रोमोसोम पे पाई जाने वाली एलील्स होती है, ना कि क्रोमोसोम। आगे बात समझ में, तो इसको छाप लो जल्दी से। एक ही क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील्स भी मिल सकती हैं और डोमिनेंट एलील्स भी मिल सकती हैं। एलील होते हैं। जीन के लिए अपन फिर एक अलग टर्म यूज करते हैं ना, एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक। मतलब वैसे तो मेंडल ने तो बताया ही नहीं था कि जीन इंटरेक्शन होता है। मेंडल से आगे जब जीन इंटरेक्शन भी डिस्कवर किया गया तो उसमें क्या पता लगा, मेंडल ने बोला था कि एक जीन का दूसरी जीन से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है ना, कोई लेना देना नहीं होता, दोनों अलग अलग अपना इफेक्ट शो करती हैं। बाद में फिर जीन इंटरेक्शन नाम का टॉपिक आया तो उसमें क्या पता लगा कि दो जीन भी आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। तो एक जीन दूसरे के इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकती है। तो जो जीन सप्रेस हो जाएगी उसको तो बोलेंगे हाइपोस्टेटिक, और जो डोमिनेंट टाइप की होगी उसको बोलेंगे एपिस्टेटिक। लिख लिया सबने? तो पर्टिकुलर एक अगर इंडिविजुअल में बात करें ना, एक इंडिविजुअल में ना कोई डिप्लॉयड है तो उसमें
एक जीन के कितने एलील मिलेंगे? 2 एलील मिलेंगे। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी लेवल पे। जैसे अगर अपन गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में हर जीन कितने बार मिलेगा? 6 बार मिलेगा। तो ये तो उसकी प्लॉइडी लेवल पे डिपेंड करता है ना। और डिपेंड करता है पॉपुलेशन के उस पर। अगर अपन बात करें एक इंडिविजुअल की और बात करें एक पॉपुलेशन की, तो क्या एक पॉपुलेशन में एक जीन के 2 ही एलील मिलेंगे? बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं ना एक जीन के। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर डिप्लॉयड है तो 2 ही एलील मिलेंगे ना। तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कहा जाता है ना कि पॉपुलेशन के लिए। अब आप डालो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितनी जीन की स्टडी की जाएगी? एक जीन और कितने एलील? 2 एलील। एक जीन के कितने होंगे? 2 एलील। तो अपन है ना प्लांट की हाइट से ही ले लेते हैं। एक तो है लॉन्ग प्लांट और एक है ड्वार्फ प्लांट। लॉन्ग का जीनोटाइप किससे लिखे हैं? कैपिटल टी और स्मॉल का स्मॉल टी। मतलब नॉर्मली जो डोमिनेंट एलील होती है उसको तो कैपिटल लेटर से शो करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से शो करते हैं, है ना। ये तो इसका जीनोटाइप हो गया। अब जब भी अपन नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? उसके गैमेट बनाते हैं। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे इसके? 2 टाइप के गैमेट बनेंगे या एक ही टाइप के? देखो अगर नंबर पूछे तो नंबर तो होता है कितना? 2 या 4? एक सेल से कितने गैमेट बनते हैं? 2। 4 कब बनते थे फिर? जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल से 2 सेल बनती हैं 4। और ये गैमेट है, ये भी किससे बने होंगे? मियोसिस डिवीजन से। तो एक सेल से कितने बनते हैं? 4 गैमेट बनते हैं। लेकिन आपको नंबर तो नहीं पूछेगा, क्या पूछता है वो? टाइप पूछेगा, है ना। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? एक ही टाइप के होंगे, सब में कैपिटल टी होगा, है ना। ऐसे इधर से भी कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? एक ही टाइप का, है ना, स्मॉल टी। अब नंबर तो आप कितना भी लिख लो, आपकी मर्जी है वो तो। अच्छा, ये तो बन गए गैमेट। अब क्या होगा? गैमेट फ्यूजन होगा। तो इधर से तो हमेशा कैपिटल टी आएगा, इधर से हमेशा ही क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा। तो गैमेटिक फ्यूजन से बनेगी F1 जनरेशन। इसको क्या बोला अपन ने? F1 जनरेशन। ये प्रियंका यहाँ पे अपन ने F नाम क्यों दिया? F का मतलब होता है फिलियल, है ना। फिलियल मतलब संतति। तो ये हो गया F1 जनरेशन। अब क्या करना है? इस F1 जनरेशन की करवाते हैं सेल्फिंग। और क्या करवा सकते हैं? इस F1 जनरेशन का क्रॉस इन पेरेंट्स के साथ में करवा सकते हैं। इसको तो बोलते हैं अपन पेरेंट्स P1, इसको बोलेंगे पेरेंट्स, है ना। मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए थे वो कैसे होने चाहिए? प्योर होने चाहिए, है ना। प्योर मतलब या तो सभी जीन डोमिनेंट या सभी जीन रिसेसिव होनी चाहिए ना, सभी एलील। तो ये अगर इसका क्रॉस इसी के साथ में करवाते हैं तब तो होगी सेल्फिंग। और अगर पेरेंट्स के साथ में करवाते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। इसके साथ में करवाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? तो बैक क्रॉस 2 टाइप का होता है ना। अगर डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ में करवाते हैं तब तो उस बैक क्रॉस को क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। और रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में करवाते हैं तब क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस दोनों ही किसके टाइप हैं? बैक क्रॉस के टाइप हैं। तो पहले अपन सेल्फिंग करवा लेते हैं ना इनकी। सेल्फिंग करवाएंगे तो सेल्फिंग करवाने से पहले इसके क्या बनाने पड़ेंगे? फिर से गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप के। एक में तो कैपिटल टी जा सकता है और एक में स्मॉल टी जा सकता है। 2 टाइप के गैमेट बने। ऐसे ही मेल प्लांट के गैमेट बने होंगे, ऐसे ही फीमेल प्लांट के गैमेट बने होंगे। तो दोनों का जब क्रॉस होगा तो ये प्रोजेनी बनेगी। ये तो सपोज कर इधर मैंने लिख लिए मेल के गैमेट और इधर लिख लिए फीमेल के गैमेट। इस वाले चौखाने में क्या आएगा? कैपिटल टी। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में ये अपने को जीनोटाइप मिले।
वो एफ नहीं, F2 होगी नहीं तो F2 जनरेशन। F1 जनरेशन की सेल्फिंग से कौन सी जनरेशन मिलती है? F2 जनरेशन मिलती है। तो इसका अगर अपन जीनोटाइप लिखें, जीनोटाइप बताओ क्या होगा? जीनोटाइप एक रेशियो क्या हो जाएगा? देखो इस टाइप के कितने मिल रहे हैं इस टेबल में? 1, तो 1 लिख दिया। इस टाइप के तो 2 लिख दिया, और इस टाइप के 1। एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो, ये कितना मिल रहा है? 3:1। मतलब ये प्लांट कैसा होगा? टॉल, ये वाला और ये वाला और ये वाला स्मॉल। तो 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिला, इसलिए रेशियो क्या हो गया? 3:1 हो गया। अब थोड़ा सा बैक क्रॉस की बात कर लेते हैं ना। तो बैक क्रॉस में कितने टाइप होते हैं? बैक क्रॉस के 2 टाइप होंगे ना। कौन कौन सा? आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। जिसमें से आउट क्रॉस अपने किसी खास काम में ज़्यादा आता नहीं है ना, उससे कुछ पता लगता नहीं वैसे भी। तो आउट क्रॉस में क्या करना पड़ेगा? F1 जनरेशन का क्रॉस कराना पड़ेगा, किसके साथ में? डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ में। तो इधर से लिखोगे आप कैपिटल T। इसके गैमेट कितने बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के। इसके एक ही टाइप के बनेंगे। अच्छा, जब आप प्रोजेनी बनाओगे तो हाँ, इसमें क्या आएगा बताओ? कैपिटल T, स्मॉल t। अगर आपको इसमें पूछा जाता है जीनोटाइपिक रेशियो, तब तो क्या आएगा? 1:1 आएगा। हाँ, 2:2 लिख लो है ना, नंबर भी पता लग जाएगा उससे। अच्छा, और फिनोटाइपिक रेशियो? चारों के चारों प्लांट कैसे हैं? तो रेशियो क्या आएगा? 4:4 ही आएगा। तो जब सभी प्लांट एक जैसे होते हैं तो अपन रेशियो नहीं निकाल सकते ना। रेशियो कब निकाला जाता है? जब कम से कम 2 टाइप के तो हों, कुछ एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं, तब रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे सभी एक ही टाइप के हैं तो अपन रेशियो की बात नहीं करेंगे, है ना। फिर तो ये तो हो गया आउट क्रॉस का। अब बताओ टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में। तो कैपिटल T, स्मॉल t का कराएंगे। स्मॉल t कितने टाइप के गैमेट? 2 टाइप के। इसके 1 टाइप के गैमेट। कैपिटल T, स्मॉल t। क्या आएगा यहाँ पे? अब बोलो जीनोटाइपिक रेशियो इसका। ऐसे प्लांट कितने हैं? 2 हैं, तो 2 ऐसे प्लांट। फिनोटाइपिक रेशियो बोलो। 2:2 लंबे और 2 बौने, है ना। आप इसको 2:2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। आगे बात समझ में? तो आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का मतलब समझ में आ गया। अगर डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ में कराएंगे तो आउट क्रॉस, और रिसेसिव के साथ में कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस। तो छाप लो इसको। देखो इसमें और क्या बताना है। देखो इसमें दोनों डोमिनेंट अलील थी, है ना। यहाँ पे कैपिटल, इसमें दोनों रिसेसिव अलील थी। लेकिन जब F1 जनरेशन में आया तो इसमें डोमिनेंट अलील भी है और रिसेसिव अलील भी है। लेकिन इसका फिनोटाइप क्या है? डोमिनेंट वाला है या रिसेसिव वाला है? डोमिनेंट टाइप वाला है ना, जो अपने ये पेरेंट्स P1 लिया था। तो जब F1 जनरेशन में दोनों ही अलील प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इफेक्ट किसी एक का शो होता है। मतलब एक एलील जो है वो दूसरे एलील के इफेक्ट को मास्क कर देती है, सप्रेस कर देती है, और किसी एक ही एलील का इफेक्ट शो हो तो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड था या डिप्लॉइड था? डिप्लॉइड था, 2 एलील थी इसमें। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों एलील क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं, और कोई एक एलील ही गैमेट में पहुंच पाती है। इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। कई बार आपको इस बेसिस पे क्वेश्चन दे देता है ना, जैसे F1 कोई आपको गैमेट बना के दे देगा, जैसे ये बना के दे दे गैमेट। पहले इसको मैं मिटा दूँ इधर वाले को, उसको मिटा देता हूँ ना मैं उधर वाले को, फिर बताता हूँ। ये एक टर्म सुना है आपने, एलिलिक और नॉन एलिलिक? सुना है कि आपने एलिलिक और नॉन एलिलिक? नहीं सुना? जैसे ये बना दिया, गैमेट बना दिया, और इस गैमेट में कैपिटल ए, स्मॉल बी, ए प्राइम, कैपिटल बी, बी प्राइम, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, ये कुछ नाम दे दिए मैंने लिख के। अब आपसे इसमें पूछ लेता है कि कैपिटल ए और ए प्राइम ये नेचर में एलिलिक होंगे या नॉन एलिलिक होंगे? एलिल का मतलब है एक ही जीन की दो एलील, और नॉन एलिल का मतलब डिफरेंट जीन के एलील होंगे। तो ये एलिलिक है या नॉन एलिलिक है, ए और ए प्राइम? बताओ जल्दी से। ऐसे ही बी प्राइम और स्मॉल बी एलिलिक हैं या नॉन एलिलिक हैं? और ए और बी नॉन एलिलिक हैं। तो ये वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है ना। ऐसे ए और ए देख के नहीं सोचना है कि एक ही जीन के एलील होंगे ना, वो किसी से भी लिख सकता है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो गैमेट में पाए जाने वाले सभी एलील नॉन एलिलिक होते हैं, मतलब एक ही जीन के दोनों एलील कभी भी आ ही नहीं सकते गैमेट में, कोई एक एलील आएगा ना दोनों में से। यही तो बताना चाह रहा था ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, दोनों एलील में से कोई एक ही एलील पहुंचेगा गैमेट में। तो ये जो आपको ए और ए प्राइम दिख रहे हैं, ये एक ही जीन के दोनों एलील नहीं हो सकते। ये एक किसी अलग जीन का एलील होगा, ये किसी दूसरी जीन का एलील होगा। वो बस लिख दिया है ए प्राइम से, तो आपको लग सकता है ऐसा कि ये एक ही जीन के दो एलील हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो गैमेट में पाए जाने वाले किसी भी एलील का कंपेरिजन करवाया है ना, तो वो कभी भी नेचर में एलिलिक नहीं हो सकते। आगे जब अपन मार्कर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है। ऐसे पूछता है कि एलील बी और सी जो हैं नेचर में एलिलिक होंगे, एक में डाल देगा बी और सी नॉन एलिलिक होंगे। तो आपको गैमेट पे फोकस करना है। अगर गैमेट में कहीं भी एक साथ मिल गए दोनों एलील, जैसे आपके सामने 8 गैमेट दे दिए, और 8 गैमेट में से आपने क्या देखा कि 2 गैमेट में दोनों साथ साथ मिल गए और बाकी में नहीं मिले, अगर एक में मिल गया तब भी कैसे होंगे, वो नॉन एलिलिक होंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले आप क्या लिखोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ लिखो इसमें अब, इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन both alleles are present. In F1 generation both alleles are present. But only one allele show its expression. But only one allele show its expression. And another allele is suppressed. Another allele is suppressed. सप्रेस का मतलब होता है दबा देना, ये स्पेलिंग लिखी हुई है ना। एंड अनदर अलील इज सप्रेस्ड। allele which express in F1 generation called dominant allele. Allele
एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, allele express in F1 generation called dominant allele, and which is suppressed called recessive allele. प्रियंका कहाँ तक लिख लिया, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ तक लिख लिया ये बताओ। अब तो मीनू के में से लिखना पड़ेगा। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में दोनों एलील प्रेजेंट होती हैं, लेकिन दोनों के प्रेजेंट होते हुए भी किसी एक का ही एक्सप्रेशन होता है, एक को सप्रेस कर दिया जाता है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दूसरा लॉ डालोगे आप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। युग्मकों की शुद्धता का नियम। हाँ, क्या लिखोगे इसमें आप, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन लिख लिया, बोथ अलील सेपरेट and each gamete receives only single allele, and each gamete receive only single allele, each gamete receive हेलो हाँ, आप निकल जाओ फिर मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। एंड ईच गैमेट रिसीव्स ओनली सिंगल अलील या वन कॉपी ऑफ अलील। तो इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब दोनों अलील सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। देखो वैसे तो इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन होता नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, ये हर जगह लागू होता है। लेकिन कभी कभार जैसे एबनॉर्मलिटी वाली कंडीशन आ जाती है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा ना ट्राइसोमी वाली कंडीशन आ जाए, तो गैमेटी मतलब सही से नहीं बन पाए ना, तब हो सकता है, नहीं बाकी ऐसे इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एक्सेप्शन में लिखना चाहो तो बस लिख सकते हो ऐसे। बाकी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से लॉ का एक्सेप्शन नहीं है, तो कौन सा करना पड़ेगा आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बाकी क्रोमोजोम एबरेशन होता है ना, वो इसका एक्सेप्शन हो जाता है किसी टाइम पे, है ना, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो जाए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाए। वैसे तो क्या है कि ऐसे लोगों में गैमेट बन नहीं पाते, लेकिन जैसे ऐसे लोगों के अगर गैमेट बने तो फिर क्या होगा, जैसे ट्राइसोमी वाली कंडीशन हो जाए, XXY वाली हो जाए, या 21वें नंबर का क्रोमोजोम 3 बार आ गया, तो हो सकता है कि किसी में जब गैमेट बना होगा तो एक क्रोमोजोम मतलब एक गैमेट में दोनों क्रोमोजोम आ जाएं, और उधर से तो नॉर्मल बने, एक तरफ से एबनॉर्मल बने, तो जब बच्चा बनेगा तो उसमें ट्राइसोमी वाली कंडीशन आ जाएगी, लेकिन वो बच्चा आगे गैमेट नहीं बना पाएगा। तो एक तरह से इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है ना वैसे। और ऊपर वाले के कौन कौन से वो होते हैं एक्सेप्शन,
कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके एक्सेप्शन है। अच्छा, ये जो दोनों ही लॉ हैं ये इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए गए। एक तीसरा और होता है, कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया था। अच्छा, ये तो आपने बनाया नहीं, ये ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाया था, ये गोले वाला। ये कुछ अपनी तरफ से लिख लो ऐसे, ए प्राइम, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी डी प्राइम। तो ये डायग्राम बना के लिखोगे, एलील्स फाउंड इन गैमेट्स आर नॉन एलिलिक इन नेचर। ये बना लो डायग्राम। और क्या लिखोगे? एलील्स फाउंड इन गैमेट आर नॉन एलिलिक इन नेचर, आर नॉन एलिलिक इन नेचर। समझ में आ गया लाइन का मतलब? मतलब एक ही जीन के अलील नहीं हो सकते ना गैमेट में पाए जाने वाले, सब अलग अलग जीन के अलील होंगे। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस देखें, मोनो हाइब्रिड तो हो गया ना कंप्लीट। तो सरोज, इसमें कितने जीन की स्टडी की जाएगी डाई हाइब्रिड में? मोनो हाइब्रिड में एक की, डाई हाइब्रिड में 2 जीन की स्टडी करेंगे। 2 जीन तो कितनी अलील? 4 अलील हो जाएंगे ना। एक जीन की कितने अलील होंगे? 2 अलील। तो इसमें अपन स्टडी करेंगे 2 जीन की। अब देखो 2 जीन हैं कोई भी, अब आपको बताया कि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन होता है या बहुत सारे जीन होते हैं? बहुत सारे जीन होते हैं एक क्रोमोसोम पे। तो किन्हीं भी 2 जीन की स्टडी कर रहे हैं अपन, वो एक सिंगल क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अभी जो अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं जब दोनों जीन जो हैं अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हों। तो आप डालोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हेन जीन आर प्रेजेंट ऑन different chromosome, when gene are present on different chromosome। देखो 2 जीन ले लेते हैं अपन, ए और बी ले लेते हैं ना, कोई भी 2 जीन। ये एक पेरेंट्स था जिसमें डिप्लॉयड होगा कि नहीं होगा? पेरेंट्स P1 डिप्लॉयड होगा। तो ए और बी 2 जीन लिए अपन है ना। जैसे यहाँ पे लिया कैपिटल ए, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए ना पेरेंट्स। यहाँ पे अगर कैपिटल बी लिया है तो यहाँ पे कैपिटल बी होना चाहिए। ये बनाया पेरेंट्स P1 और ये इधर बनाया पेरेंट्स P2। ये यहाँ पे स्मॉल ए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए?
यहाँ पे स्मॉल बी तो यहाँ भी स्मॉल बी होना चाहिए ना। ये हो गया पेरेंट्स P2। सपोज करते हैं ये अगर फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है तो ये भी कौन सा होगा, अगर ये फोर्थ नंबर का क्रोमोसोम है तो ये फोर्थ नंबर का होगा। ऐसे ये कौन से नंबर का होगा, समझ में आ गई बात। तो ये दो पेरेंट्स बना दिए। अब पेरेंट्स से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। तो गैमेट कितने बनेंगे इसके, 2 या 4, कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के। कौन कौन से बताओ, कैपिटल ए और कैपिटल बी। सही है ये, सही है कि मतलब क्या कभी गैमेट में कभी भी दोनों ही ला सकते हैं, तो ये आप तो ले आए। तो ऐसे नहीं बनेगा है ना, कैसे बनेगा, कैपिटल ए के साथ में कौन आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा इधर। ऐसे ही इन दोनों बी में से कोई एक भी जाएगा, तो कोई सा भी ले आओ तो कैपिटल बी है दोनों। ऐसे ही इसका जब आप गैमेट बनाओगे तो इसका क्या बनेगा, इसमें से तो स्मॉल ही आएगा, हमेशा एक ही स्मॉल है और एक इधर भी स्मॉल बी है, तो एक गैमेट ये बन जाएगा है ना। अब गैमेटिक फ्यूजन होगा तो F1 जनरेशन बनेगी। ये तो हो गए गैमेट। अब आपको पता है इधर से ये गैमेट आएगा, इधर से ये गैमेट आएगा, तो इनको अपन थोड़ा सा ब्लू कलर में लिख देते हैं। इधर से तो आया कैपिटल ए, इधर से आया स्मॉल ए, इधर से आया कैपिटल बी, इधर से आया स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये बन गई F1 जनरेशन। अब यहाँ पे ए और बी जो है इसका कुछ ना कुछ फिनोटाइप तो मानो आप। तो ए को अपन क्या मान लेते हैं, ए का मतलब क्या है, सपोज करते हैं कोई रेड कलर है ना, और बी का मतलब क्या है, ए रेड बनाएगा और स्मॉल ए बनाएगा वाइट, कोई भी अपनी तरफ से मान लो है ना। ऐसी कैपिटल बी जो है ये क्या बनाएगा, राउंड मान लो, तो स्मॉल बी क्या बनाएगा, रिंकल। ये फिनोटाइप लिख दिए ना चारों के। तो अब आपको बताना है इस प्लांट का क्या होगा फिनोटाइप, पेरेंट्स P1 का कैसा होगा, ये रेड और ये कैसा होगा, वाइट और रिंकल। इसका बोलो F1 जनरेशन वाले का, कैपिटल ए आ गया इसका मतलब रेड, कैपिटल बी आ गया इसका मतलब राउंड। क्या यहाँ भी लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होगा या नहीं होगा, यहाँ भी होगा। दोनों एलील प्रेजेंट हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, लेकिन किसी एक का ही फिनोटाइप शो हुआ, रेड वाले का है ना। इसका मतलब ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए रिसेसिव है, कैपिटल बी डोमिनेंट और स्मॉल बी रिसेसिव है। तो ये बन गया रेड और राउंड। अब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग करवाने से पहले इसके गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो 4 गैमेट बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे बताओ जल्दी से, 2 के या 3 के, साक्षी कितने टाइप के बनेंगे, 6 टाइप के। साक्षी के अकॉर्डिंग तो 4 टाइप के बन रहे हैं। देखो अब क्या है, ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम था, ये वाला, ये 4th नंबर का क्रोमोसोम था है ना। जब भी गैमेट बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम ही जाएगा, ऐसे ही इन दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम ही जाएगा गैमेट में। तो सपोज करते हैं कि इधर से इन दोनों में से ये ऊपर वाला गैमेट आ गया इसमें, तो ये आ गया कैपिटल ए वाला, और इधर से दोनों में से कौन सा आ गया, ऊपर वाला ही आ गया, तो बन जाएगा कैपिटल बी। अगर इधर से ऊपर वाला आ जाए, इधर से नीचे वाला आ जाए, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल बी। अगर इधर से ये नीचे वाला आ जाए,
स्मॉल ए और उधर से ऊपर वाला आ जाए तो कैपिटल बी, और दोनों नीचे नीचे वाले आ जाए तो स्मॉल ए स्मॉल बी। मतलब ये 4 टाइप के गैमेट बन सकते हैं इसके। ऐसे ही मेल प्लांट के बनेंगे, ऐसे ही फीमेल प्लांट के बनेंगे। अब क्या कराएंगे, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो F2 जनरेशन बनेगी। तो F2 जनरेशन को बनाएंगे अपन यहाँ पे। देखो एक तरफ तो अपन गैमेट लिख देते हैं किसके, मेल के, एक तरफ लिख देते हैं फीमेल के। तो सीधा सीधा लिख दो, ये क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पे बोलो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, गलत लिखवा दिया तो आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। और आगे क्या आएगा अब, हेलो चल रही है, नहीं है लाइव। कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए यहाँ पे तो स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। हो गए। अच्छा ये वाला जो प्लांट है ये कैसा होगा फिनोटाइप में, रेड और राउंड। ये वाला कैसा होगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला। वाइट राउंड, ये वाला और ये वाला। वाइट ट्रिंकल। तो टोटल कितने फिनोटाइप वाले प्लांट बने हैं इसमें, फिनोटाइप 4 ही बने हैं। 4 टाइप के प्लांट बने हैं टोटल। लेकिन ये रेड राउंड वाले कितने हैं, आर वाले कितने हो गए, 9। और RW वाले, WR वाले और WW वाले। तो ये तो हो गया इनका फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, ये तो आपको रटा होगा पहले से ही।
ये तो आपको पहले से रटा हुआ है ना, तो रटा हुआ है तो अच्छी बात है। वैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे इस टेबल में स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाले कितने मिलेंगे प्लांट, बताओ अब कितने मिलेंगे, आपको रटा हुआ है। इस जीनोटाइप वाले कितने मिलेंगे, गिनो, 3 या 4 या 4 हैं, 3 ही मिल रहे हैं आपको, कहाँ 3 मिल गए, 3 तो इस टेबल में भी नहीं आता कहीं या तो 1 या 2 या 4, 3 तो मिल ही नहीं सकता है ना। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, जैसे आपके सामने आपको बोल देगा कि पेरेंट्स P1 का ये जीनोटाइप है, P2 का ये जीनोटाइप है, और दोनों का क्रॉस कराया F2 जनरेशन बनी, तो उसमें इन प्लांट के नंबर का रेशियो क्या होगा 16 में से। अब आप, मेरे को लग रहा है टेबल बनाने बैठोगे वहाँ पे, फिर वहाँ गिनोगे। अच्छा, आपको बना के देगा आपको आंसर के लिए हिंट भी दे देगा क्या कैसे निकालेंगे फिर इसका, टेबल तो बनानी पड़ेगी आपको, तो गिनो अब कितना कितना होगा अब ये रेशियो तो आपको रटा हुआ है 12 24 12 12 1, लेकिन ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये भी फिक्स बात है 2 1 4। देखो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, ये तो आप कई बार पढ़ा होगा आपने ना, 2 की पावर n, गैमेट बनाए होंगे तब भी यही। तो आपको प्लांट का इसमें नंबर बताना हो तो आपको क्या करना है, 2 की पावर n लगाना है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन। जैसे इसका नंबर निकालना है आपको, कितने मिलेंगे, तो इसमें कितने जीन है हेट्रोजाइगस, ये ए तो होमोजाइगस है और बी हेट्रोजाइगस है, तो एक ही जीन है हेट्रोजाइगस, तो 2 की पावर क्या लगाओगे, तो कितना आ जाएगा 2। इसमें देखो कितने होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कितने, हेट्रोजाइगस से मतलब है ये कैसा है और ये दोनों ही होमोजाइगस हैं, तो हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, तो 2 की पावर, तो सर 2 की पावर 0 बराबर 0 कितना होता है 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1। इसमें देखो कितने हेट्रोजाइगस हैं, ए भी हेट्रोजाइगस है, और तो 2 की पावर 2 बराबर, आप बिना टेबल बनाए निकाल लोगे, अब टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भले ही नहीं देना अपने को। तो 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से अपन किसी भी प्लांट का नंबर निकाल सकते हैं। तो ये प्लांट मिलेंगे अपने को 2 आउट ऑफ 16, ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा 4 आउट ऑफ 16। आगे बात समझ में, तो कोई सा भी दे दे, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, सरोज कितने मिलेंगे ऐसे प्लांट, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी 3, तो दोनों ही होमोजाइगस जीन है, हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, 2 की पावर 0 लगाओगे तो 1। तो आपको पता है 1 2 4 3 तो नंबर है बस, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, 3 और 5 तो गलती से भी लाना नहीं है। समझ में आ गई बात, जैसे जैसे हेट्रोजाइगसिटी बढ़ती जाती है उसका नंबर बढ़ता जाता है। ये जो पूरा है यहाँ पे, ये चारों है ना एक ही जीनोटाइप वाले हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बाकी यही 4 मिलते हैं, बाकी इनके अलावा और कोई 4 नहीं मिलते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब जैसे ये जीनोटाइप लिख दिया मैंने, ये वाला, और कितनी जगह पे मिलेगा ये वाला कैपिटल ए स्मॉल बी, तो इसका मतलब और कहीं नहीं मिलेगा टेबल में। समझ में आ गई बात। तो अब किसी भी जीनोटाइप का पूछे नंबर कि ये प्लांट के, इस जीनोटाइप वाला प्लांट कितने मिलेंगे 16 में से, तो बता दोगे। अच्छा, और क्या पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ बात करते हैं ना, ये जो फिनोटाइप है, ये तो जीनोटाइप के बेसिस पे हो गया। फिनोटाइप के बेसिस पे देखें हैं तो ये 9 प्लांट हैं, रेड एंड राउंड। ये पेरेंटल हैं या रिकॉम्बिनेंट हैं? पेरेंट में थे या नहीं थे रेड और राउंड? थे। अच्छा, ये जो है डब्लू पेरेंटल है या रिकॉम्बिनेंट है?
और ये है रेड और रिंकल, ये कैसा है, ये पेरेंट में नहीं था, ये कोई नया ही बन के आया कॉम्बिनेशन, तो इनको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट। ये हो गया पेरेंटल, ये भी हो गया, और बाकी ये बीच वाले कैसे हो गए, रिकॉम्बिनेंट। तो कितने प्लांट आपको रिकॉम्बिनेंट मिले हैं, 6 मिले हैं, कितने में से, 16 में से मिले हैं। तो आपको एक क्वेश्चन देगा छोटा सा कि कोई फार्मर था, उसने प्लांट का क्रॉस कराया और F2 जनरेशन में उसको टोटल 1000 प्लांट मिले, तो 1000 में से कितने प्लांट रिकॉम्बिनेंट होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया, पहले इतना छापो फिर आ जाएगा समझ में। इसको तरन वो कर दो। इस वाले को इधर से मिटा देता हूँ मैं, और वो वाला भी लेके रहने देता ना, अभी काम आएगी टेबल। तो सरोज कोई भी पर्टिकुलर अगर अपने को जीनोटाइप का नंबर पूछता है वो है ना, तो अपन आराम से इस 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, अपने को टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये वाला मैंने आपको बताया था कि इस फिनोटाइप में कितने प्लांट ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट हैं, 6 प्लांट रिकॉम्बिनेंट हैं। तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन क्या करना है आपको, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, प्लांट इज क्रॉस्ड विद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, टोटल 1000 प्लांट, टोटल 1000 plants are produced in F2 generation. क्वेश्चन था कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, प्लांट इज क्रॉस्ड विद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 generation total 1000 plants are produced in F2 generation. Then find out number of recombinant plant, number of recombinant plant. आगे ऐड कर लेना नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लांट फॉर फिनोटाइप, फॉर फिनोटाइप। और दूसरा है इसी में नंबर ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी, जीनोटाइप प्लांट। ऊपर वाला आया कि नहीं आया, वो भी नहीं आया ना, तो फिर तो कहाँ से आएगा। हाँ, उसको समझा देता हूँ ना। पहले मैंने क्या पूछा था, फिनोटाइप के लिए कितने प्लांट रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो देखो 16 प्लांट जब मिलते हैं अपने को, तो उसमें से कितने रिकॉम्बिनेंट बने थे। देखो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ी है, जो कि 16 में से तो कितने प्लांट मिलते हैं, 6 प्लांट रिकॉम्बिनेंट, इसलिए एक प्लांट में से कितना मिलेगा 6 बट्टे, लेकिन अपने पास तो कितने हैं, तो इसलिए 1000 में से कितने मिलेंगे 6 बट्टे 16, कितना आ जाएगा 375, 75,
अपना तो नया 65 आ रहा था शायद, 375 मिलेंगे ना। तो ऐसे ही अब इसको निकालो सेकंड वाले को, अगर ये समझ में आ गया तो। ये भी नहीं आया फर्स्ट वाला। नहीं आया तो नहीं है, उसमें क्या दोबारा समझा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो ये टोटल 16 प्लांट मिले थे ना रेनू अपने को यहाँ पे इसमें टेबल में। इन 16 में से 9 प्लांट तो कैसे थे, राउंड और रेड और राउंड, ये पेरेंट जैसे ही थे, पेरेंटल हैं। ये भी पेरेंट जैसे ही हैं, लेकिन ये जो 6 प्लांट बीच में मिले हैं ना 3 और 3, ये नए कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो इनको अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। पुनर्योगज नाम सुना है ना, रिकॉम्बिनेंट है ये। तो 16 में से तो मिलते हैं अपने को 6, तो 1000 में से कितने मिलेंगे, समझ में आ गई बात, तो वैसे निकाल लेंगे। अरे चौथी पाँचवीं क्लास में नहीं आते थे क्या, 10 सेब आते हैं 25 रुपये के, तो 75 सेब कितने के आएंगे, उसी टाइप वाला तो है बस। 16 में से मिल रहे हैं 6, तो 1000 में से कितने मिलेंगे। हाँ अब ये सेकंड वाला निकालो कि इस जीनोटाइप वाले कितने प्लांट मिलेंगे 1000 में से, कितने, 16 में से भी 2, 1000 में से भी 2। हाँ वही क्वेश्चन है, मतलब उसके 2 वो हैं। एक 125 आ रहा है, तो 187 कैसे निकाला, कैसे निकाल रहे तू, तरुण अपना आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए ना दोबारा से, नहीं आया समझ में, ये वाला समझ में नहीं आया, ये आ गया, ये वाला नहीं आ रहा समझ में। तो ये बताओ कि इस जीनोटाइप वाले प्लांट कितने मिले हैं इस टेबल में, इस जीनोटाइप वाले। अभी फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n से निकाल सकते हैं, तो कितने मिलेंगे, 3 तो टेबल में कहीं नहीं आता ये इसमें। तो कितने जीन हेटेरोजाइगस हैं, एक ही हेटेरोजाइगस है, 2 की पावर n लगाओगे तो 2 प्लांट मिल जाएंगे अपने को, है ना। कितने में से, 16 में से 2, तो 1000 में से कितने मिलेंगे, 125 आ जाएगा, 2/16 इंटू 1000। तब उसमें शायद नहीं आया था समझ में, आ गया। चलो अगर ये समझ में आ गया तो फिर इस जीनोटाइप वाले निकाल के दिखाओ मेरे को, इस जीनोटाइप वाले कितने मिलेंगे। हाँ 1000 में से कितने मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे, उसमें भी वो भी 16 में से 2 मिलते हैं, तो 1000 में से भी सेम मिलेंगे। अच्छा इस जीनोटाइप वाले कितने मिलेंगे, 1000 में से, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाले कितने मिलेंगे, तो 16 में से मिलते हैं 4, तो 1000 में से कितने मिलेंगे, 250। ये फॉर्मूला है ना, चूँकि इसलिए वाला कभी पढ़ा था ना 3री 4थी क्लास में, कभी पढ़े थे ना, एक एक नियम नाम से था, इंग्लिश वाले उसको बोलते थे यूनिटरी मेथड। अच्छा ये यहाँ पे अगर ए का मतलब होता राउंड और स्मॉल ए का मतलब होता रिंकल, कैपिटल बी का मतलब होता जो अभी बताया था ना रेड और वाइट, और राउंड और रिंकल बताया था अभी, है ना, ए और बी का मतलब। अगर यही होता तो इसमें क्रॉस कराने पर अपने को रेड और रिंकल कितने प्लांट मिलते हैं 1000 में से। हाँ तो अब देखो रेड और रिंकल उसमें कितने मिल रहे हैं अपने को, रेड और रिंकल ये वाले हैं, ये तो रेड और राउंड हैं। रेड और रिंकल कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, कितने में से, तो 1000 में से कितने मिलते, 3/16 इंटू 1000 कर लेते हैं, किसी का भी नंबर निकाल सकते हो। तो ये पता कर लो कि 16 में से कितने मिल रहे हैं, तो जितने भी मिल रहे हैं 16 में से अपॉन में 16 करो उसके, इंटू जितने भी टोटल प्लांट है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 187 पॉइंट आया था ऐसे। समझ में आ गया।
तो किसी भी प्लांट का नंबर निकाल सकते हो। अब इसको मिटा देता हूँ, एक और काम की बात है ना, इसमें क्या याद रखना है आपको, क्योंकि आगे चल के अपन है ना अभी टॉप नहीं प्योर लाइन्स की देगा आपको है ना पेरेंट्स, और दूसरा दे दिया फिर तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा आपको। अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना है ना, ये टोटल 16 चौखाने हैं, इसमें 16 में से ये बताओ मेरे को कि कैपिटल ए और कैपिटल बी अलील कौन कौन से चौखाने में आती हैं, दोनों साथ साथ में, जहाँ पे कैपिटल ए भी आ रही हो और कैपिटल बी अलील भी आ रही हो। केवल फर्स्ट में आ रही है, और कहीं साथ नहीं आ रही। इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं है, इसमें नहीं है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसमें भी है, इसमें तो कितनी जगह है टोटल, तो टोटल 9 साइट ऐसी हैं जहाँ पे कैपिटल ए भी आता है और कैपिटल बी आता है। तो बोथ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कितनी जगह पे आ रहा है, 9 जगह पे आता है। अच्छा, और जहाँ पे कम से कम कैपिटल ए आए, एट लीस्ट कैपिटल ए, मतलब कम से कम कैपिटल ए तो उसमें होना ही चाहिए। कितनी जगह पे मिल रहा है, तो केवल ये 4 साइट हैं ऐसी, ये वाली, इनको छोड़ दो बस है ना, बाकी सब जगह पे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए मिलेगा। तो एट लीस्ट कैपिटल ए कितनी जगह पे है, 12 जगह पे है। एट लीस्ट कैपिटल बी कितनी जगह पे है, ये भी 12 जगह पे आता है साथ में है ना। कैपिटल ए बट नॉट कैपिटल बी, ओनली कैपिटल ए आना चाहिए, उसके साथ में कैपिटल बी नहीं आना चाहिए। ओनली कैपिटल ए आना चाहिए, कैपिटल बी नहीं आना चाहिए। इस टेबल में देखो कितनी जगह दिख रही है आपको, जैसे ये साइट है, कैपिटल ए आता है लेकिन कैपिटल बी नहीं है। एक तो ये रही, एक ये रही, और एक और होगी कहीं, सेकंड लास्ट, सेकंड ये रही, सेकंड में एक तो ये रही और ये नहीं है, एक तो ये है और एक फर्स्ट वाली में नहीं, ये तो इसको सेकंड बोलेंगे, लास्ट रो बोलेंगे। मैं इसको ऐसे ही गिन रहा था, सेकंड ए वाला है ना, और रो और कॉलम का अंतर हो जाता है ना, ये तो इसको तो बोलते हैं रो ऐसे, और इसको बोलते हैं कॉलम ऊपर वाले को। हाँ मैं ऐसे देख रहा था सेकंड वाला। तो एट केवल ए आए बी नहीं आए, ऐसी कितनी जगह है, 3 जगह। बी बट नॉट कैपिटल ए, ऐसी कितनी जगह है, 3 होंगे ना, ये पास पास में लिखने 3, हाँ ये वाली। और नाइदर ए नॉर, ना तो ए आए ना बी आए, ये है एक जगह। समझ में आ गई वाली टेबल। अगर इस वाली टेबल को याद कर लोगे तब आपको जीन इंटरेक्शन आराम से समझ में आ जाएगा, जो आप कभी पढ़ के आए थे ना, आप कंप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, वो इसी टेबल से होगा। ए और बी दोनों आते हैं 9 जगह पे, ओनली ए आता है 12 पे, ओनली बी आता है 12 पे, और एक आए दूसरा नहीं आए, ऐसी 3 साइट होती हैं। तरुण नहीं आया समझ में, तो ये आपको याद भी रखना पड़ेगा।
इस टेबल पे लगा लेना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल। सारे जीन इंटरेक्शन इस टेबल से ही हो जाएंगे। पढ़ के तो आए होंगे आप लोग ना, रिसेसिव इंटरेक्शन, डुप्लीकेट रिसेसिव, डोमिनेंट डुप्लीकेट डोमिनेंट। बहुत है। किस किस को लग रहा है ऐसा कि बहुत है? मीनू अपने को क्या लग रहा है बहुत है? एक्चुअल में क्या है कि जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें अपन हंसी मजाक नहीं कर सकते ज़्यादा। और हाँ, कर दो पॉज इसको, है ना, इतने डालेंगे।